प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल अमन के स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आपको बता दूं कि आज जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होता है वो केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। जिस प्रकार छोटा लड़का आपके घर में छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार मैं आपको इस ऑर्गेनिक से खेलने के लिए सिखा दूंगा। ऑर्गेनिक से डरना नहीं, ऑर्गेनिक से लड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। हर वो बातें जो आप नहीं जानते हैं या जानते हैं, जानने का प्रयास कीजिए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि हर एक कॉम्प्लेक्स सवाल को आप चुटकी में उड़ा देंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन और कार्बन का अर्थ होता है कार्बन। ये हाइड्रोजन तथा कार्बन से बना होता है हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो CH4 हो गया, C2H5 हो गया। इसमें बस आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखना चाहिए हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से ही बनता है, जिसमें आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CH2 CH3 CH2 CH3, ये भी आपको हाइड्रोकार्बन है। अब बताइए, ये आपको हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है CH3Br। ये आपको हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें Br आ गया। ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा Br भी दिख रहा है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसमें बस केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखना चाहिए हाइड्रोकार्बन, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका खींचिएगा। अब दूसरा टॉपिक है आपको व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी परमाणु या ग्रुप के द्वारा विस्थापित करने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। मतलब जो हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, उस हाइड्रोकार्बन के से मतलब एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा रहे हैं और एक हाइड्रोजन के स्थान पर हम लोग क्लोरीन जोड़ रहे हैं, ब्रोमीन जोड़ रहे हैं या OH ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो उस जो भी हम ऐड कर रहे हैं, तो इस ऐड करने से जो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है। जब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? सपोज डेट ये एक हाइड्रोकार्बन है CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। हम लोग इससे एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन मतलब माइनस कर रहे हैं और इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन जोड़ रहे हैं। एक क्लोरीन जोड़ रहे हैं, यहाँ पर प्लस का हम साइन लगा दे रहे हैं। एक क्लोरीन जोड़ रहे हैं और इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग विस्थापित कर रहे हैं, तो किस यौगिक का निर्माण होगा? CH3Cl। एकदम सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर सपोज डेट C2H5 है, इथेन है। इथेन से हम लोग 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, 2 हाइड्रोजन, और उसके जगह पर 2 ब्रोमीन को जोड़ देंगे। तो 2 हाइड्रोजन को विस्थापित किए और 2 ब्रोमीन को जोड़ेंगे, तो C2 और इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो, बचेगा H3 और Br2 हो जाएगा आपका। ये इथेन से हम लोग 2 हाइड्रोजन विस्थापित किए और उसके जगह पर 2 ब्रोमीन जोड़ दिए। मीथेन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं और ये हाइड्रोकार्बन है। एक हाइड्रोकार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन विस्थापित होता है, उसकी जगह पर कोई ग्रुप या कोई भी यौगिक आकर अटैच होता है, जुड़ता है, तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग व्युत्पन्न को समझ लिए होंगे, डेरिवेटिव्स को समझ लिए होंगे। अब दूसरा टॉपिक की चर्चा करते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स के बारे में देखे थे। अब उस पर कुछ 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है? आप लोग को ऑप्शन दिया है
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ दिखना चाहिए। क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो ये डेरिवेटिव्स का कार्य करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। फिर से बी नंबर क्वेश्चन है CH3, ऑप्शन है CH3O CH3। इसमें भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और दिखाई दे रहा है, तो ये भी डेरिवेटिव्स का कार्य करेगा आपका। तीसरा नंबर CH3 इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ आपको दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमको कार्बन और हाइड्रोजन ही चाहिए, दिखना चाहिए। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका आपका आंसर ये सही हो जाएगा, सी नंबर। फिर से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न है? व्युत्पन्न है तो देखिए, व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स का हम लोग डिफिनीशन पढ़ा था कि जिसमें हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, उसकी जगह पर कोई भी एटम या परमाणु को जोड़ते हैं और जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई और अन्य एटम जो दिखना चाहिए। तो इसमें देखिए, ये तो ए नंबर ऑप्शन में आपको दिखा रहा है बस CH3 या C, कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। बी नंबर ऑप्शन में देखिए, इसमें आपको OH दिखाई दे रहा है जो डेरिवेटिव्स है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा डेरिवेटिव्स का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हम लोग हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स के बारे में अच्छे तरीके से जान गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा डेरिवेटिव्स दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, दोनों के बारे में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हम ओहलर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, आपको बता दें, हम लिख भी देते हैं, ओहलर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ओहलर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, ओहलर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तथा उसके डेरिवेटिव्स के संयुक्त रूप को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन तथा डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन तथा उसके डेरिवेटिव्स के संयुक्त रूप को मतलब मिलाकर जो बनता है आपको बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन HYDRO हाइड्रो CarbON कार्बन प्लस डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न, इन दोनों को मिलाने से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। ऑर्गेनिक कुछ नोट में बातें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में याद करना आवश्यक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी संख्या अभी 10 मिलियन से भी अधिक है और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मुख्य अवयव है वो है करीना कार्बन, मुख्य अवयव कार्बन होता है। और कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, हैलोजन ग्रुप 17 के जो भी कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर, वो इसके निर्माण में भाग लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में भाग लेते हैं। इनको याद करने का तरीका, कुल तत्व 10 ही हैं जिनसे 10 मिलियन तत्व की मतलब 10 मिलियन यौगिकों का निर्माण हुआ है। 10 से 10 मिलियन आप सोच सकते हैं। तो 10 को याद कर लेते हैं, 10 मिलियन तो अपने आप बन जाएगा। तो 10 को कैसे याद करेंगे? 10 को याद करने का बेहतरीन तरीका बताते हैं आपको। कहो ना प्यार है सनम से, कहो ना प्यार है सनम से। कहो में आ जाएगा आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ना से आ जाएगा नाइट्रोजन। कहो ना प्यार, पी से मतलब आ जाएगा फास्फोरस। है मतलब हैलोजन, हैलोजन में
हैलोजन में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और सनम से आ जाएगा सल्फर। ये कुल 10 ही तत्व हैं जो 10 तत्व मिलकर पूरे 10 मिलियन तत्वों का निर्माण करते हैं। तो 10 मिलियन को याद करने से अच्छा है इसी को याद कर लो, हम लोग 10 मिलियन का तैयार कर लेंगे। और कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका मुख्य अवयव जानना अति आवश्यक है। बिहार बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन उठाया गया है। नोट में, हीमोग्लोबिन है, उसका मुख्य अवयव Fe+2 होता है, Fe+2। क्लोरोफिल है, उसका मुख्य अवयव Mg+2 होता है। विटामिन B12, इसका मुख्य अवयव CO+3 होता है। इंसुलिन, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंसुलिन, इसको डाल दीजिएगा VVI में। इंसुलिन, इसका मुख्य अवयव Zn+2 होता है। और CNG, LNG, PNG, इन तीनों गैसों में एक समान बात है, किसी भी गैस के नेम के अंदर NN आता है तीनों में, तीनों का मुख्य अवयव हो जाएगा मीथेन, CH4 मीथेन, मीथेन। और LPG का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन, ब्यूटेन। LPG गैस में मिथाइल मरकैप्टान, इथाइल मरकैप्टान के कारण ये इसमें गंध पाया जाता है। LPG गैस में गंध पाया जाएगा तभी तो हम लोग मालूम चले गैस निकल रहा है, नहीं तो अपने आप गैस निकलते जाएगा। इधर कोई माचिस डाल देगा और गैस भी बुझाएगा, फट गया, हम लोग वहीं पर खल्लास हो जाएंगे। तो सबका मतलब वैज्ञानिक लोग भी सोच कर बनाए होंगे। तो इथाइल मरकैप्टान के कारण LPG में गंध पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज, इनका MPBP लो होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, दौलनांक और क्वथनांक कम होता है। और ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं। जैसे में पेट्रोल हो गया, CNG हो गया, LPG गैस हो गया, अल्कोहल हो गया, दारू, बहुत जल्दी जलने लगते हैं। इनका विलयन विद्युत का कुचालक होता है। इसका जो विलयन होता है विद्युत के कुचालक होता है। प्रायः यह जल में अघुलनशील होता है। प्रायः वर्ड का यूज इसलिए मैंने किया कि ये जल में कहीं कहीं घुल भी जाता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल में कहीं कहीं घुल जाता है, तो मतलब और अधिकतम ये जल में नहीं घुलता है। इसका रिएक्शन स्लो तथा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका रिएक्शन धीरे धीरे होगा लेकिन बहुत जटिल होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ये कोवैलेंट नेचर का भी होता है। ये अब हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास। किसका इतिहास? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाया गया है इस दुनिया में। तो प्राकृतिक स्रोत से ज्ञात सभी यौगिकों को लेमरी नामक एक वैज्ञानिक थे जो 1675 में प्राकृतिक स्रोत से जितने भी यौगिक हैं उन सभी यौगिकों को 3 भागों में बांटा। बेस्ड ऑन नेचर कंपाउंड को 3 भागों माने एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल, खाद्य। जो एनिमल से प्राप्त हुआ, एनिमल के सोर्स से प्राप्त हुआ उसे एनिमल में बांट दिया गया, और जो वेजिटेबल के सोर्स से प्राप्त हुआ उसे वेजिटेबल कंपाउंड में बांट दिया गया। तो जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक से प्राप्त हुआ, जिसे रेड एंड मतलब लाल चींटी से प्राप्त हुआ फॉर्मिक एसिड। यूरिक एसिड है, यूरिन से प्राप्त हुआ था, मूत्र से प्राप्त हुआ था। ब्यूटारिक एसिड है जो बटर से प्राप्त हुआ था, इसे एनिमल में बांट दिया गया। और साइट्रिक एसिड है जो नींबू से प्राप्त हुआ था। टार्ट्रिक एसिड है वो इमली से प्राप्त हुआ था। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर से प्राप्त हुआ था, और मैलिक एसिड सेब से प्राप्त हुआ था। और मिनरल में कोल हो गया, कोलतार हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। 1675 में लेमरी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 वर्गों में बांटा था एनिमल के आधार पर। और 1675 में लेमरी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 वर्गों में बांटा था, एनिमल के आधार पर और मिनरल के आधार पर, और आपको प्लांट और वेजिटेबल के आधार पर बांटा था। लेकिन
ठीक उसके बाद 1775 में लिबोजियर नामक वैज्ञानिक आया और ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांट दिया, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीवों के बारे में, इसमें सजीवों से ये प्राप्त होता है। से प्राप्त होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सजीवों से प्राप्त नहीं होता है। से इसमें पूरा मिनरल आपका आ जाएगा, मैंने मिनरल पढ़ाया था आपको। मिनरल, और इसमें एनिमल्स वाला आ जाएगा या लिविंग सजीवों से जो प्राप्त होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा। अब हम तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, जल शक्ति का सिद्धांत। कल इस सिद्धांत को बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।